मैं रमेश चंद्र सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर आपका पुनः इस YouTube चैनल पर अभिनंदन और स्वागत। आज का अपना टॉपिक है अराजकता, क्योंकि पूर्व के जो भाग थे उसमें हमने अराजकतावाद के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और कुछ आलोचनाओं के ऊपर चर्चा की थी। तो शेष जो बची हुई आलोचना है आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अराजकतावाद की आलोचना। नेक्स्ट जो आलोचना है काल्पनिक विचारधारा। अराजकतावादी विचारधारा का जो आलोचना की जाती है कि ये काल्पनिक विचारधारा है, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि यह विचारधारा न व्यवहारिक है न यथार्थ पर आधारित है, केवल एक कल्पना पर आधारित है कि जिस तरह से इन्होंने राज्य के बारे में जो विचार दिए हैं, या हम कह सकते हैं कि दूसरे जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अराजकतावादियों को जो मानना है कि उसी तरह मानना है कि जिस तरह हम कोई कल्पना करें कि किसी मकान को गिरा कर देना और ये अनुमान लगाया जाए कि मकान स्वतः ही खड़ा हो जाएगा या स्वतः ही बन जाएगा। ये केवल हम कह सकते हैं कपोल एक काल्पनिक विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति के एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर प्रेम है, त्याग है, निस्वार्थी है, सहयोगी है, दयालु है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, दूरदर्शी है। तो केवल एक पक्ष को हम कह सकते हैं कि मान करके ना हम राज्य का विरोध करें, ये उचित नहीं है। यहाँ कह सकते हैं कि ये केवल एक कल्पना पर आधारित विचारधारा है। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना है हिंसा पर आधारित विचारधारा। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है अराजकतावाद की, आलोचक कहते हैं कि अराजकतावाद की विचारधारा हिंसा पर आधारित है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में हम देखते हैं कि जिस व्यवस्था का आधार अगर हिंसा है तो उसको केवल हिंसा के आधार पर ही जीवित रखा जा सकता है कि सत्ता हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं।
अगर सत्ता प्राप्त करने का आधार जनमत है तो उसका हम कह सकते हैं कि जो स्थायी जो आधार होगा वो जनमत होगा। अगर सत्ता का आधार अगर हिंसा है तो उसे केवल हिंसा के आधार पर ही जीवित रखा जा सकता है। तो अराजकतावादियों ने जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंसात्मक साधनों का जो वो समर्थन करते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वर्गविहीन, राज्यविहीन, धर्मविहीन या पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, आर्थिक समानता का जो वो समर्थन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में समान होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या अन्य दूसरे दृष्टिकोण से। तो हम कह सकते हैं आज समाज के अंदर अगर असमानता है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, अगर उसका आधार अगर हम हिंसा को चुनेंगे, हिंसा के आधार पर हम समानता लाने का प्रयास करेंगे या दूसरे क्षेत्रों में समानता लाने का प्रयास अगर हिंसा का हम सहारा लेते हैं, हिंसा के साधन को हम प्रयोग में लेते हैं, तो उसको हिंसा के द्वारा ही कुछ समय तक स्थायी रखा जा सकता है। जैसे आपकी शक्ति छिनेगी, शक्ति कम होगी, तो दूसरी शक्ति हम कह सकते हैं कि उस सत्ता का अतिक्रमण करेगी, क्योंकि सत्ता का जो मैंने आधार बताया है कि अगर सत्ता का आधार शांतिपूर्ण तरीके से है, जैसे गांधी जी कहते हैं कि पवित्र शांति की पूर्ति के लिए पवित्र शास्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को हम अहिंसात्मक साधनों से प्राप्त करते हैं या मेहनत से प्राप्त करते हैं, उसका आधार जो है वो इतना ही स्थायी होता है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में तरक्की करता है, सामाजिक क्षेत्र में तरक्की करता है, तो उसके साधन इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं। हम आर्थिक रूप से अगर संपन्न होना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं, हम चोरी, डकैती, बेईमानी से अगर हम आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं तो उसका आधार स्थायी नहीं होता है। व्यक्ति अगर अपनी मेहनत से आर्थिक तरक्की करता है, उसका आधार स्थायी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अराजकतावादी जो विचारधारा है वो हिंसा पर आधारित विचारधारा है। नेक्स्ट इसकी आलोचना की जाती है कि धर्म का विरोध उचित नहीं। जिस प्रकार अराजकतावादियों ने धर्म का विरोध किया, उनका मानना है कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाया जाता है या कर्मवादी बनाया जाता है या रूढ़िवादी बनाया जाता है, या ये कहा जाता है अराजकतावादियों के द्वारा कि धर्म व्यक्ति के विकास और समाज के विकास में या राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक
है। हम कह सकते हैं कि आज व्यक्ति के लिए जितना आध्यात्मिक जीवन जरूरी है उतना ही भौतिक जीवन जरूरी है। हम ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, चाहे उसको महात्मा बुद्ध का हम नाम दें कि उन्होंने जो हम कह सकते हैं सब कुछ होते हुए सत्ता का जो त्याग किया वो धर्म के लिए किया। हाँ, कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगर धर्म के माध्यम से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जन्म लेती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि धर्म की कुछ जो संस्थापक है वो गलत है। अगर हम प्रत्येक धर्म की हम कह सकते हैं अलग अलग जो धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी समीक्षा की जाए तो सभी सिद्धांत लगभग समान हैं। धर्म के सिद्धांतों के आधार पर धर्म ये नहीं कहता कि आप व्यक्ति का शारीरिक शोषण करो या आर्थिक शोषण करो या सामाजिक शोषण करो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो हम कह सकते हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने धर्म को बदनाम किया। इसलिए अराजकतावादियों का ये कहना कि धर्म अफीम की तरह है, अफीम हम कह सकते हैं जो अमल होता है एक नशे की तरह, ये कहना सरासर हम कह सकते हैं कि गलत है। जितना भौतिक जीवन व्यक्ति के लिए जरूरी है उतना ही आध्यात्मिक जीवन भी जरूरी है। नेक्स्ट जो आलोचना है इसकी राज्य के नैतिक मूल्यों में अविश्वास। राज्य के नैतिक मूल्यों में अविश्वास कि जो अराजकतावादियों ने राज्य के रूप को हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि जो समाज में अनैतिकता है या अत्याचार है या शोषण का जो माध्यम है वो राज्य है। वो सारा दोष जो है वो राज्य को देते हैं, इसलिए वो राज्य को एक बुराई के रूप में या राज्य को एक आयोग संस्था के रूप में राज्य का वो विरोध करते हैं कि राज्य के कोई भी जो कार्य वो सराहनीय नहीं है या व्यक्ति या राष्ट्र या समाज के हित में नहीं होते, एक विशेष बात के हित में होते हैं। ये अराजकतावादियों का मानना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में जो नैतिक जो मूल्य हैं उनको जो जीवित रखा हुआ है वो राज्य ने रखा हुआ है। व्यक्ति के अंदर जो प्रेम है, दया है, स्नेह है या निस्वार्थ की जो भावना है वो राज्य के कारण है। कि जितने भी हम कह सकते हैं कि जो ये नैतिक जो गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं कि चाहे वो आपसी सहयोग है, प्रेम है, दया है या निस्वार्थ से जो व्यक्तियों की जो वो सेवा करता है उसके पीछे राज्य एक सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी लिबर्टी का जो प्रयोग करता है, स्वतंत्रता का जो प्रयोग करता है वो राज्य के अंतर्गत करता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता जो सुरक्षित है
व्यक्तियों के जो मूल्य सुरक्षित हैं, व्यक्तियों के अधिकार जो सुरक्षित हैं, वो राज्य के आधार पर है। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता है, उसमें राज्य का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि योगदान होता है, क्योंकि राज्य व्यक्तियों को नैतिक प्राणी बनाता है। अगर राज्य को हम समाप्त कर देंगे, जिस तरह से राजकवादियों ने कहा है कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो इतिहास के आधार पर करते हैं या योग्यता के आधार पर करते हैं, तो आज हम कह सकते हैं कि राज्य को हम समाप्त कर दें तो व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए राजकवादियों की जो सिद्धांत है राज्य के बारे में, वो वर्तमान समय में कहीं पर भी वो सटीक साबित नहीं होते हैं। धन्यवाद।